चले भाई, लास्ट टाइम हमने थोड़ी बहुत बात करी थी रिलेटिविटी पे, पर हम एमसीक्यूज नहीं कर पाए थे। लास्ट हमारे पास 12 एमसीक्यूज हुए थे, तो 13 से अब हम शुरू कर रहे हैं। ज़रा मुझे एक चीज़ क्लियर कर दिएगा, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? हाँ भाई, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ज़रा सा मुझे डिफाइन कर दें, ताकि मैं आगे इसको कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि अगला सवाल उसी से रिलेटेड है मेरे पास। इनर्शियल कहां से निकला होगा ये वर्ड? इनर्शिया। इनर्शिया कौन से लॉ से निकला था? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के अंदर किस चीज का जिक्र हो रहा था? कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ऐसा रेफरेंस जहां पे ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ऐसा रेफरेंस आपके पास कौन सा रेफरेंस कहलाता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल कौन सा हो गया? जिसमें ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ी बहुत एक्सेलरेशन हो। इनर्शियल कौन सा हो गया? कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। और नॉन इनर्शियल कौन सा हो गया? जिसकी वेलोसिटी कैसी हो? वेरिएबल हो, या हम कहेंगे उसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस हो रही होती है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आती ही जब है जब क्या चीज चेंज हो? वेलोसिटी। एमसीक्यू पढ़िएगा जरा, अगर आप लोगों के पास हो। एमसीक्यू देख लिएगा। व्हाट इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें वेलोसिटी कैसी हो जाए आपके पास? कांस्टेंट। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगला देखिएगा 14। अब माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट आपकी बुक का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि है क्या। द माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट वॉज क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसने बताया क्या था? अच्छा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पोस्टुलेट है जो कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट। ये माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट ने बताया था। उसने डिफरेंट स्पेस के अंदर जगहों पे स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी, और सब जगहों के ऊपर स्पीड ऑफ लाइट सेम आई थी या इतना माइनर सा चेंज आया था जिसकी कोई हैसियत नहीं है, निग्लेजिबल चेंज आया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ मोशन ऑफ द सोर्स। तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट की टेस्ट करने के लिए किया गया था। और ये क्या टेस्ट कर रहा था कि डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो वो सेम ही आई थी तकरीबन। तो इसलिए माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे अहम पोस्टुलेट एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। और वो पोस्टुलेट्स था कि भाई इस स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर किसी भी तरह के मोशन में हो, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये दिखाया था करके माइकलसन मॉर्ले ने। और ये हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट बना था किसका? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अगला देखिएगा, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? इनमें से कौन सा पोस्टुलेट आपने पढ़ा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का? एब्सोल्यूट टाइम? नहीं। फास्टर देन लाइट ट्रेवल? ऐसा कुछ नहीं पढ़ा आपने, दो चीजें पढ़ी है। टाइम डायलेट होता है, स्लो हो जाता है, और लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, छोटी हो जाती है। डायलेट का मतलब स्लो होना, और स्लो होने का मतलब टाइम बढ़ गया है, हर काम को देर लग रही है, जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आपके लिए सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अगला देखिएगा जनाब, एन ऑब्जर्वर एस मेजर द लेंथ ऑफ अ मूविंग रॉड टू बी एल। लेट से इस एल की वैल्यू है 10 मीटर। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, 10 मीटर। द रॉड प्रॉपर लेंथ इज एल नॉट। एक्चुअल लेंथ हमेशा ज्यादा होगी ऑब्जर्व लेंथ से। पढ़ा है ना आपने? लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, छोटी हो रही है,
तो एक्चुअल ज्यादा होनी चाहिए या जो हमें महसूस हो रही है वो ज्यादा होनी चाहिए? ऑब्वियसली एक्चुअल। तो एक्चुअल क्या पता 12 हो, तो क्या एक्सप्रेस एल और एल नॉट कौन सी चीज ग्रेटर है? तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? एल इज ग्रेट स्मॉलर देन एल नॉट। अब या तो ये कोई ऑप्शन देख लो या इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन देख लो। अच्छा, एक ऑप्शन ये लिखा हुआ है भाई, क्या ये सही है? ऑब्जर्व, ये कह रहे हैं ऑब्जर्व लेंथ ज्यादा होगी एक्चुअल लेंथ से, नहीं हो सकता। ये सही है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या ये सही हो सकता है? ये सही इसलिए नहीं हो सकता, बराबर होने का तो सवाल ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट होती है, छोटी ही होनी है, बराबर नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, हमेशा लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी जब आप स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे होंगे या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा से चल रहे होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। जी पढ़िएगा, ये हमने कर भी लिया है ऊपर। 2 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली इन फ्रेम एस। एक रेफरेंस के अंदर 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं। विल दीज event necessarily be simultaneous in another frame S moving with relative velocity v with respect to s? क्या ये एक और फ्रेम में अगर इसको ऑब्जर्व करा जाए तो ये सेम होंगे, लेकिन जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो s ही है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी सेम हो सकती है, पर क्या ये इवेंट सेम हो सकते हैं अगर रिलेटिव वेलोसिटी सेम हो? तो इसका आंसर क्या है? एक फ्रेम मूव कर रहा है और एक फ्रेम स्टेशनरी है। जो फ्रेम मूव कर रहा है, क्या उसके लिए वो स्टेशनरी वाला जो इवेंट है वो सेम हो सकता है? नहीं। कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें इवेंट हो रहा हो और वो आपके पास यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट पर मौजूद हो, यानी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और साथ से एक कार गुजर रही है, तो क्या बच्चों ने जो बॉल को हिट करा और जो कार ने उस बॉल को देखा, क्या दोनों के लिए वो इवेंट सेम है? बच्चों को ऐसे दिख रहा होगा कि उनको आगे देखना पड़ रहा होगा, कार को ऐसा लग रहा होगा बॉल इसके बराबर में ही साथ साथ है, वो रेस्ट में दिख रही होगी उसे, हर पॉइंट पे उसके साथ साथ है। तो क्या ये दोनों इवेंट सेम हो सकते हैं? नहीं। साइमल्टेनियस इवेंट, वेलोसिटी रिलेटिव हमेशा अलग हो सकती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज है, तो इवेंट कभी भी सेम नहीं होंगे। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? साइमल्टेनियसली इज रिलेटिव। रिलेटिव से मतलब जब तक दोनों चीजें, दोनों इवेंट सेम ना हो, यानी दोनों या तो रेस्ट में हो या तो दोनों मोशन में हो, जब तक वो इवेंट सेम नहीं होगा। तो साइमल्टेनियसली जब होगी जब क्या होगा? मोशन रिलेटिव बिल्कुल सेम हो रहा होगा दोनों तरफ। जी इसका बता दिएगा, लॉरेंट्ज फैक्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। If the Lorentz factor gamma is close to 1, this implies that, क्या इम्प्लीफाई कर रहा है? लॉरेंट्ज फैक्टर का फॉर्मूला 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर आपको इसका आंसर क्लोज टू 1 चाहिए, अब जरा सुनिएगा जरा 1 मिनट मैथ से। सी की वैल्यू बहुत बड़ी है और उसका स्क्वायर कर देंगे और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी वैल्यू क्या होगी? छोटी आ रही होगी। अगर ये सेम होगा तो 1 हो जाएगा। मुझे इसका आंसर क्या चाहिए? क्लोज टू 1। तो मुझे कोई ऐसा आंसर चाहिए जो हो 0 पॉइंट समथिंग, यानी इसका आंसर कुछ ऐसा आ रहा हो कि 0.5, 0.8, ताकि 1 माइनस 0.2 0.8 हो गया। 0.8 का रूट अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास मिल जाएगा। तो ऐसा कोई आंसर जब ही पॉसिबल है जब रिलेटिव वेलोसिटी c से छोटी हो। क्या आंसर होगा? अगर बड़ी हो गई, अगर v की वैल्यू c से बड़ी हो गई, तो लेट से v की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू 3 है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 माइनस 3 आपको आंसर क्या मिलेगा? -2। -2 की वजह से यहाँ आयोटा आ जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर बंद है। जब भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर बंद हो तो उसका आंसर इमेजनरी होता है, वो आयोटा के साथ देता है, तो बड़ी होने का तो सवाल हो ही नहीं सकता इस वैल्यू में।
वैल्यू छोटी हो, इतनी छोटी हो कि उसका आंसर रूट लेने के बाद अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ रहा हो, 1 के, तो रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी स्मॉलर देन c। क्लोज होगी तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये नहीं हो सकता। ग्रेटर हो गई तो इमेजनरी हो जाएगा, और अगर इंफिनिटी हो गई तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, और स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है ना, क्या वो इंफिनिटी हो सकती है? तो आपने ये ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही कर जाएगा, सी कैन नॉट बी इंफिनिटी। तो तीनों गलत ऑप्शन तो समझ आ रहे हैं, तो जो बचा वो इसका एक्चुअल ऑप्शन है। फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर देख लिएगा, लॉरेंट्ज फैक्टर का आंसर 1 चाहिए। असल मसला है कि अंदर हो रहा है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो इस दोनों वैल्यूज सेम हो जाएं तो इस पूरे का आंसर सेम सेम से कैंसिल, 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0, सेम नहीं हो सकता। अगर v की वैल्यू ग्रेटर हो जाए तो भाई, अगर v की वैल्यू ग्रेटर हो जाए तो v की वैल्यू हो गई 9 और c की वैल्यू हो गई 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 1 माइनस 3 कितना दे देगा, माइनस का 2। तो अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाती है तो आपको आंसर इमेजनरी मिलेगा। तो पहला ऑप्शन इसलिए कट गया कि ग्रेटर नहीं हो सकती, दूसरा ऑप्शन इसलिए कर दिया सेम नहीं हो सकते, इंफिनिटी सी जा नहीं सकता। बचा क्या आपके पास, रिलेटिव वेलोसिटी शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन सी। इन द लॉरेंट्ज इक्वेशन which coordinate are not affected by the relative motion, अगर x पे मोशन है कौन से दो एक्सेस पे, वो हम उसको नहीं छेड़ते। अगर x पे मोशन है तो हम कौन से दो एक्सेस को नहीं छेड़ रहे होते। मैंने आपसे, अगर आपको याद हो ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने आपसे कहा था अगर x पे मोशन हो रहा है तो हम कहेंगे x की स्पीड चेंज होके या x पे पोजीशन चेंज होके क्या होगा, x डैश, लेकिन y पे वो सेम रहेगी और z पे भी वो क्या रहेगी, सेम। तो अगर x पे मोशन हो रहा है तो y और z पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर y पे मोशन हो रहा है तो x एंड z विल रिमेन अनचेंज, और अगर z पे मोशन हो रहा है तो x एंड y विल रिमेन अनचेंज। अस्सलाम वालेकुम, क्लास में हूँ, हाँ सर पूरा नहीं है। चले भाई नेक्स्ट देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन नंबर, हमने 19 कर लिया, 20 देखिएगा जनाब। रॉकेट मूव्स एट नियर स्पीड ऑफ लाइट, रॉकेट की स्पीड एज कंपेयर टू लाइट तकरीबन सेम है। लाइट फ्लैशेस साइमल्टेनियसली एट बैक एंड फ्रंट, लाइट फ्लैश करती है रॉकेट में से साइमल्टेनियसली आगे और पीछे बार बार। अर्थ ऑब्जर्वर सी दोनों के साइमल्टेनियस एक्शन देखेगा, फ्रंट पहले देखेगा बैक पहले देखेगा, या डिपेंड करेगा रॉकेट की एग्जैक्ट स्पीड पे, क्या पहले देखेगा वो। आपको जब रॉकेट दिख रहा है तो आपको उसका बैक दिख रहा होगा, फ्रंट दिख रहा होगा। मैं यहां से बैठ के रॉकेट देख रहा हूं, रॉकेट मेरे सामने से मूव कर रहा है, मैं ऑब्जर्वर रेस्ट पे हूं, मैं अर्थ पे रेस्ट पे खड़ा हूं, मेरे सामने रॉकेट गुजर रहा है, मुझे पहले क्या ऑब्जर्व होगा, उसकी बैक साइड उसकी फ्रंट साइड, मेरे सामने से गुजर रहा है। अच्छा, मेरी नजर भी पहले पीछे ही पड़नी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज करें ये रॉकेट है और आप यहां खड़े हुए हैं कहीं, तो आपकी नजर पहले कहां पड़नी है, तो आपको साइमल्टेनियस तो जलेंगे पर आपको पहले यहां पे चमकता हुआ दिखेगा क्योंकि ये आपसे करीब है जगह, और फिर आपको दूर की तरफ लाइट दिखेगी। एक्चुअल में साइमल्टेनियस होंगे पर जो हमें ऑब्जर्व होगा वो ऑब्जर्व ये हो रहा होगा कि जो बैक साइड वाली फ्लैश है वो पहले जली है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल, इसकी रीजन लिखना चाहो, फॉर अ फॉरवर्ड मूविंग ऑब्जर्वर, फॉरवर्ड मूविंग ऑब्जर्वर के लिए जो लाइट फ्लैश होगी वो बैक से पहली होगी क्योंकि आगे वाली लाइट तो खत्म होने की तरफ जा रही होगी। आगे वाली लाइट जल के बुझ गई, जितनी देर में आपको अंदाजा हुआ उतनी देर में आपको जो लाइट दिखी वो पीछे वाली दिखनी है। आगे वाली दोनों साथ जली, आपने एकदम गौर करा आगे वाली जल के बुझी, एक्चुअल में आपको कौन दिख रहा होगा, जो पीछे से आपको लाइट जिसने दिखाई, यानी आपको वो लाइट दिख रही है जो पहले आप तक रीच कर रही है। पहले वही करेगी जिसका डिस्टेंस कम होगा, तो डिस्टेंस आपके हिसाब से बैक वाली लाइट का कम होता है।
तो इसका क्या होगा, ब्लैक फ्लैश फर्स्ट। जी 21 देखिएगा, ट्रेन मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी, पैसेंजर ड्रॉप्स अ बॉल, ग्राउंड ऑब्जर्वर सीज बॉल पाथ एज, कैसा पाथ दिखेगा? ट्रेन चल रही है, बॉल फेंकी उसने, पैराबोलिक कौन सा? चलो ये इनमें से ही कोई ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आपको दिखेगी वो पीछे आई है, क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ी है तो बॉल तो अपनी जगह पे वापस आएगी ना, तो बॉल पीछे की तरफ आई है, इसलिए पैराबोलिक बैकवर्ड। अगला वाला प्लीज, ट्रेन मूव्स एट रिलेटिविस्टिक स्पीड v, ऑन ट्रेन ऑब्जर्वर मेजर लेंथ l, ग्राउंड ऑब्जर्वर मेजर, जो भी लेंथ मेजर करेगा वो कैसी होगी? लेंथ हमेशा कैसी होनी चाहिए? ऑब्जर्वर लेंथ हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू एक्चुअल लेंथ। कौन सा ऑप्शन है? ऑब्जर्वर लेंथ क्या है? L, मेजर्ड लेंथ क्या है? L डैश। L हमेशा ज्यादा होगी किसके मुकाबले? L डैश के मुकाबले। तो कौन सा ऑप्शन बनता है जी? आंसर निकाल के दे दीजिएगा प्लीज मुझे। A spaceship travels at a velocity of 0.8 c. If 10 air passes on Earth, approximately how many years would pass for an astronaut on an spaceship? आपके पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी जो स्पेसशिप का हो गया, टी नॉट जो अर्थ का हो गया, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सॉल्व करें, आंसर बताएं। जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि स्पेसशिप में आपकी एज कम गुजरेगी, अर्थ पे 10 साल गुजर रहे हैं, स्पेसशिप में कितने गुजरने चाहिए जरा बताइएगा, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, आपको जो टाइम दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 10 अंडर रूट 1 माइनस वी दिया हुआ है 0.8 सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 10 अंडर रूट 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.64। ऊपर भी सी स्क्वायर नीचे भी सी स्क्वायर क्या हो गए? कैंसिल। 1 माइनस 0.64, 100 में से 64 निकाल दो, कितने बचे? 100 माइनस 64 कितना? 36। तो 1 माइनस 0.64 कितना? 0.36। 36 का रूट क्या होता है? तो 0.6 का क्या, 3.36 का क्या हो जाएगा? तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6 कितना हो गया? अर्थ पे 10 साल गुजर गए, स्पेसशिप में अभी कितने साल गुजरे हैं? तो भाई आपकी एज स्पेसशिप में 6 साल गुजरी होगी सिर्फ। ये न्यूमेरिकल जरा जल्दी से देख लें, आगे बढ़ना है। अब ये तकरीबन न्यूमेरिकल्स ही हैं। चले भाई इधर, आ मीटर स्टेक इज मूविंग एट अ स्पीड 0.6 सी, वी आ गया आपके पास। वॉट इज द ऑब्जर्व्ड लेंथ ऑफ द मीटर स्टेक बाय द ऑब्जर्वर? कौन सा फॉर्मूला? एल इज इक्वल्स टू एल नॉट, और क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आंसर निकालो, बताओ। आपको v दिया हुआ है कितना, और L नॉट आपको कितना दिया हुआ है? अच्छा एक चीज देख लीजिएगा, इसमें आपको L नॉट मिसिंग है, आप इसके अंदर L नॉट की वैल्यू रख लीजिएगा 1 मीटर। नहीं दी भी ना, आसान करने के लिए।
हाँ भाई 0.8 1 माइनस 0.36 0.64 64 का रूट 0.8 1 मल्टीप्लाई बाय 0.8 कितना हो गया 0.8। आपके पास कितनी लेंथ आ गई 0.8। मैंने आपको अभी बताया था लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, एक्चुअल लेंथ 1 थी, आपको ऑब्जर्व क्या हो रही है 0.8। ये आप पूरा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्या चीज टाइम डायलेशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अगला एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट must an object travel for its relativistic mass to be double of its rest mass। इसकी इक्वेशन बता दीजिएगा, इसकी इक्वेशन बता दीजिएगा। क्या फॉर्मूला होता है आपको देखिए क्या कह रहे हैं जरा बोर्ड पे। For its relativistic mass to be double of its rest mass। क्या इक्वेशन बनेगी ये बता दो। m is equals to, सबसे पहले तो ये वाली चीज बताओ ये क्या है, रिलेटिविस्टिक मास टू बी डबल्ड ऑफ इट्स रेस्ट मास। इस इक्वेशन को बताओ ये क्या बनेगी, रेस्ट मास का डबल। सबसे पहले तो इक्वेशन आ गई m इज इक्वल्स टू ट्वाइस एम नॉट। अब फॉर्मूला पुट करें, एनर्जी का तो जिक्र ही नहीं है ना, m का मास का फॉर्मूला क्या है, मास का फॉर्मूला क्या है, आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करनी है रिलेटिविस्टिक स्पीड यानी v मालूम करनी है। और देखो क्या कह रहे हैं जरा इस बात को देखना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो भी v का आंसर होगा उसमें क्या आ रहा होगा c। चलें कोशिश करते हैं निकालने की, निकालें क्या होगा, कैसे निकलेगा। m का फॉर्मूला क्या है, चलो ये बता दो। m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, यहां बच गया 1, ये पूरा डिवाइड हो रहा था, इधर आया तो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर क्या आ गया आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। यहां तक कोई मसला, रूट खत्म कर देते हैं, क्या करें दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4, इधर बच गया 1 अपॉन वी माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा अब मैं माइनस का इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये प्लस का 1 अपॉन 4 उधर जाएगा तो एलसीएम कितना आ गया और ऊपर क्या आ गया, कहां चला गया, अच्छा एलसीएम क्या आ गया 4, जहां कुछ नहीं था वहां 1, तो 4 माइनस 1 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। 3 अपॉन 4 कितना होता है, तो वी स्क्वायर बराबर हो गया 3 अपॉन 4 और ये c डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो हमें सिर्फ v चाहिए, यहां v स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या ले लें, रूट ले लें, मोबाइल खुद रख दें प्लीज, यहां हो जाएगा अंडर रूट 3, नीचे हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, c से, अंडर रूट 3 अपॉन 2, इसका मतलब होता है 0.866, तो क्या आंसर हो गया v इज इक्वल्स टू 0.866c। दोबारा देख लिएगा, सबसे पहले आपने कंडीशन पहचाननी है,
यहां से सवाल में कह रहे हैं रिलेटिविस्टिक मास, जो मास हमें ऑब्जर्व हुआ वो ट्वाइस है उसके रेस्ट मास के, यानी m बराबर है किसके, 2 टाइम्स ऑफ m नॉट। m का फॉर्मूला खोल दिया, m बराबर होता है किसके, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m की जगह इसका फॉर्मूला आ गया, m नॉट से m नॉट कैंसिल, ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया डिवाइड हो गया, ये पूरी चीज डिवाइड हो रही थी, इधर आई मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी, रूट से फारिग हो गए। उसके बाद माइनस का था, इधर आया प्लस का, ये प्लस का था, इधर आया माइनस का। एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया, स्क्वायर था खत्म करने के लिए रूट ले लिया, और जब रूट लिया तो मेरे पास आया √3/2, और √3/2 को जब मैं डिवाइड करता हूं कितना आता है, 0.866। जल्दी से एक नजर देख लें, अगला सवाल करेंगे फिर। बल्कि अब आप लोग ये सेम क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 28 पर आ जाइएगा। ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये टाइम वाला आ गया, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, ये भी देख लीजिएगा। 28 जरा आंसर बता दें इसका। 2 ऑब्जर्वर A and B are in relative motion. An observer B's clock running slower than their own. दो ऑब्जर्वर है A और B, और रिलेटिव मोशन में एक साथ भाग रहे हैं, लेट से एक साथ भाग रहे हैं। जो A ने ऑब्जर्व करा कि जो B की घड़ी है जो हाथ में पहना हुआ है वो स्लो है उसके मुकाबले में। इसका मतलब क्या है, B क्या चल रहा होगा, जो चीज तेज होगी उसके लिए टाइम स्लो दिख रहा होगा। तो एक बात तो ये हो गई, A इज मूविंग एट हायर, ठीक है, और हो सकता है B तेज चल रहा हो तो उसके लिए टाइम फास्ट हो, A को ऑब्जर्व स्लो हो रहा हो। A तेज चल रहा है, सॉरी A बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो उसके लिए टाइम डायलेट हो गया, उसके मुताबिक अभी घड़ी में 1 घंटा हो गया, लेकिन नॉर्मली वो टाइम अभी 15 मिनट हुए। तो A को ऐसा महसूस हुआ कि जो B है उसकी घड़ी जो है वो पीछे रह गई। एक तो ये कहानी हो गई। हो सकता है B तेज भाग रहा हो और A स्लो, B का टाइम उसी के हिसाब से चल रहा हो और उसके लिए स्लो हो गया हो। जब कोई बहुत तेज भागता है तो टाइम डायलेट होगा, तो B का टाइम क्या हो जाएगा, स्लो एज कंपेयर टू A। तो फिर ये वाली बात भी तो सही हो गई। अब डिसाइड करो दोनों में से सही, सोच लो। ऑब्जर्वर भी था, A के लिए टाइम स्लो है ना, A ने ऑब्जर्व करा, B के पर्सपेक्टिव से भी तो सोचो। B के हिसाब से सही चल रहा है ना, लेकिन अगर B बहुत तेज मूव कर रहा है तो A को तो तब भी स्लो ही लगना है वो टाइम। भाई दोनों रिलेटिव मोशन में, एक स्पेसशिप और अर्थ, ठीक है। अब अर्थ को क्या लगा कि स्पेस पे टाइम स्लो है, तो एक तो ये कहानी हो गई कि अर्थ इतनी तेज भाग रही है उसके लिए बाकी सारे टाइम स्लो हो गए, और दूसरी अभी हमने पढ़ा कि स्पेसशिप में तो टाइम वैसे ही स्लो हो जाता है, डायलेट हो जाता है। तो ये दोनों की ऑब्जर्वेशन अलग अलग है ना, दोनों की ऑब्जर्वेशन से कहानी सेट है ना, सेम ही कहानी है ना। एक तो स्पेसशिप वाली एग्जांपल करी ना कि अर्थ पे 10 साल, वहां 6 साल, तो उसका टाइम स्लो हो गया, तो स्पेसशिप को मैं बोल देता हूं वो B है। तो इसका मतलब B क्योंकि तेज चल रहा था तो उसका टाइम स्लो है, तो B ऑप्शन तो दिख गया तुम्हें। अब A पे आ जाओ, A B से बहुत तेज मूव कर रहा है, A के लिए सारी चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं, तो उसको B कैसा लगेगा, उसका टाइम कैसा लगेगा। तो पहला ऑप्शन यही तो कह रहा है कि मूविंग एट हायर स्पीड। दूसरा आप स्पेसशिप समझ लो, स्पेसशिप अर्थ के मुकाबले में, एक स्पेसशिप रिलेटिव मोशन में अर्थ के साथ साथ चक्कर काट रही है ना। अब स्पेसशिप अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन में, पर स्पेसशिप पे टाइम डायलेट है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, तो उसका भी तो टाइम स्लो हो गया ना।
तो दोनों जब एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं अलग अलग, दोनों के हिसाब से दोनों के लिए एक दूसरे का टाइम चेंज है, स्लो है, और वो इसीलिए इसका ऑप्शन बेस्ट क्या है, ए एंड बी। क्योंकि आपको यहाँ दोनों ऑप्शन दिए हुए, देखो ना, ए इज मूविंग एट हायर स्पीड देन बी, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, और बी भी तो ए से अगर तेज चलेगा तो ए के लिए स्लो हो जाएगी वो। जब बी बहुत तेज भागेगा उसका टाइम डायलेट हो गया, स्लो हो गया, और जब ए तेज भाग रहा होगा, हाँ, बी के लिए टाइम डायलेट हुआ तो बी का टाइम स्लो गुजरा। अब ए ने ये नोट करा कि जो स्पेसशिप में बंदा बैठा हुआ है वो हमारे 40 साल गुजर गए, उसका टाइम ही नहीं गुजरा अभी, उसके 10 साल गुजरे, उसके 15 साल गुजरे। बी को थोड़ी पता है कि इस अर्थ में 40 साल गुजर गए। ए की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कि वो तो स्लो मूव कर रहा है, तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर ए एंड बी है। तो दोनों, इसका मतलब रिलेटिव मोशन में सेम स्पीड पे, तभी जब दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए टाइम को स्लो देख रहे हैं। अब इसका एक और ऑप्शन अगर यहाँ लिखा हुआ होता ना, बोथ आर इन सिमेट्रिक मोशन, जो ऊपर इवेंट ए और इवेंट बी अकर हो रहा था, और हमने कहा था वो नॉन साइमल्टेनियस है क्योंकि स्पीड सेम नहीं है, यहाँ दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, दोनों स्पीड ऑफ लाइट से हो गए, तो दोनों का मोशन रिलेटिव है। अब मोशन रिलेटिव है तो हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक मोशन, कि ए बी से स्लो है और बी ए से स्लो है। तो इसलिए यहाँ पे अगर तीसरा ऑप्शन होता तो यहाँ आता ऑल ऑफ दी अबव। फ्रॉम बी, सिर्फ बी का पर्सपेक्टिव नहीं देखना ना, हमने तो दोनों का ही देखना है ना। हमें उसने कहीं भी नहीं कहा कि, हमें उसने कहा ए को ऑब्जर्व हुआ स्लो चल रहा है, वजह, अब ए को ऑब्जर्व हो रहा है स्लो चल रहा है तो हो सकता है ए तेज भाग रहा, हो सकता है बी तेज भाग रहा हो, कहीं ये थोड़ी कह रहा है आपको ए की ही ऑब्जर्वेशन से आंसर देना है। हमें सिर्फ ये बता दिया ए के मुकाबले में बी का टाइम स्लो है। अब ए के मुकाबले में बी का टाइम दोनों सूरतों में स्लो हो सकता है, या तो बी बहुत तेज चल रहा है या ए बहुत तेज चल रहा है, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों है। चलो भाई आंसर बता दो यार इसका, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं, अ रॉड इज मूविंग विथ वेलोसिटी v रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, द ऑब्जर्वर मेजर द लेंथ टू बी l, इफ द सेम रॉड वर विथ अ वेलोसिटी ऑफ ट्वाइस लेस देन c, व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व्ड लेंथ। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, l अपॉन, अब इसका ऑप्शन देखो सही कौन सा है, पहला वाला लिखा हुआ है l अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय l अंडर रूट 1 माइनस 4 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो भाई देखो ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले डबल हो रहा है, तो हम ओरिजिनल लेंथ से न्यू लेंथ का रेशियो ले रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, यानी कि अच्छा इसमें क्या है कि न्यू लेंथ 4 है, ओरिजिनल लेंथ उसकी 4 टाइम्स कम है। हम क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल लेंथ उसकी v है और न्यू लेंथ उसकी क्या है, 4 टाइम्स है उसकी, यानी 2 का स्क्वायर हो रहा है। v स्क्वायर था तो v कितना हो गया 2v, तो ये कितना हो गया 4v का स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे 4v स्क्वायर आ गया। अच्छा ये बताइएगा, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, बाय व्हाट फैक्टर डज इट रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीजेस एज कंपेयर टू इट्स रेस्ट मास। आप लॉरेंट्ज फैक्टर्स की वैल्यू निकाल लें। क्यों, जब आप लॉरेंट्ज फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास लॉरेंट्ज फैक्टर होता है, तो बस आप लैम्डा की वैल्यू निकालें, आपको सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। लैम्डा कैसे आएगा, सॉरी गैमा कैसे आएगा, अंडर रूट, और v कितना दिया हुआ है आपको, जरा आंसर निकालिएगा प्लीज। 0.99 को अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हो, अच्छा सही है, तो 1 माइनस 1 तो 0, 0 का रूट 0, फिर बचा क्या, करो ना, तो इसीलिए तो दिया है।
1 माइनस 0.99 का स्क्वायर करो, कितना आया पहले तो, रूट वूट तो बात की बात है ना, स्क्वायर करिएगा। एक दफ़ा सवाल दोबारा देखिएगा प्लीज़, ये ज़रूर देख लिएगा इधर। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.99 c, बस सही है। बस 0.99 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर कितना हुआ, 0.98, 1 माइनस 0.98 कितना हो गया, 0.2, 0.02 का रूट कितना हो गया। इसको ज़रा कैलकुलेटर में करके देखना इसकी कैलकुलेशन। 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर अंडर रूट, इसका आंसर छोटा आएगा। 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर और उसका आंसर का रूट कितना आया, लो 0.14, तो इसका आंसर 0.14 है, बुक में गलत दिया, इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें गलत दिया हुआ है। एक मिनट मुझे और दिखाना। क्यों, बता देता हूँ। हमारे पास जो मास की वैल्यू है उससे ये गैमा डिवाइड में चला जाएगा, जब डिवाइड में गया तो ये हो जाएगा m नॉट इज इक्वल्स टू m 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो आपका जो भी आंसर आया जब वो 1 से डिवाइड हो रहा है तो आपके पास कितना आ रहा है 7.08, तो अप्रॉक्सीमेटली 7.09 इसका आंसर हो गया। सही बताया था तूने, फिर भी इसने नहीं सुनी। यार अंजला यार, किसी की तो सुन ले भाई। चले भाई अगला। इफ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास, व्हाट इज इट्स स्पीड, प्लीज निकालिएगा। आपसे कह रहा है ई नॉट बराबर है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है भाई, मैंने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखवाया था गैमा से, किसी को याद है? काइनेटिक है, देखो इधर सुन लेना जरा। टोटल एनर्जी बराबर होती है इट्स रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इधर देखना एक मिनट, टोटल एनर्जी बराबर होती है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी और ई नॉट बराबर हो गए तो भाई टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गई, टू ई नॉट के। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाए, जो आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में आपसे कह रहे हैं ना पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी, तो भाई इसका मतलब ई नॉट इज इक्वल्स टू के ई। अगर ई नॉट और के ई बराबर हो गए तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैं फिर पूरी कर देता हूँ। ई इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस के ई की जगह भी ई नॉट आ गया, तो ई इज इक्वल्स टू 2 ई नॉट।
अब क्या होगा, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई। अब E बराबर होता है किसके, mc स्क्वायर के, और E नॉट बराबर हो जाएगा किसके, m नॉट c स्क्वायर। कैंसिल हो गया, m इज इक्वल्स टू 2m नॉट। ऊपर हमने कोई सवाल करा है ऐसा जिसमें हमने स्पीड निकाली है? अभी करा हमने मास वाला सवाल जिसमें हमने स्पीड निकाली है, यही कंडीशन बन गई थी। ये देखो भाई, m इज इक्वल्स टू 2m नॉट, और इसका आंसर कितना आया था हमारे पास? तो भाई यहाँ से भी यही आना चाहिए, तो यहाँ से भी यही आएगा, तो इसका आंसर अब भी कितना ही है, 0.866 C। तो एनर्जी ट्वाइस हो या मास ट्वाइस हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बोलो तो दोबारा करवा दूं, काम वही करना है, यही वाला काम दोबारा करना है। ये देख लो भाई, ये कंडीशन सेम बन गई, m इज इक्वल टू 2m नॉट, फिर m की जगह फॉर्मूला, m नॉट से m नॉट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर रूट लेके आंसर। चलिए अगला देखिएगा क्या है भाई। A hypothetical particle has a rest mass of 0. Which of the following must be true about this particle? अगर मास 0 है, रेस्ट मास 0 है, तो m नॉट c स्क्वायर, जरूरी है एनर्जी 0, रेस्ट मास अप्रोक्सीमेटली 0 है। इलेक्ट्रॉन का भी अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, क्या उसमें एनर्जी नहीं होती? इसका मतलब आपसे रेस्ट मास बोल रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं पार्टिकल है ही रेस्ट में। हो सकता है वो बिना मास का पार्टिकल, फोटोन मूव तो करता है ना, मोमेंटम तो हो सकती है। इनफाइनाइट मास नहीं हो सकता। एक चीज कंफर्म है, एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास तकरीबन ना होने के बराबर है, दैट इज फोटोन। और फोटोन कौन सी स्पीड पर ट्रेवल कर रहा होता है? और आप सबको ये बात पता है ना, फोटोन है क्या? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और पैकेट्स ऑफ एनर्जी कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी हमेशा लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करनी है, तो आपके पास इसका बेहतरीन ऑप्शन क्या है? ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के स्क्वायर से उसका मास वेरिएट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लेकिन कब? जब स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर पे, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर पे मास एनर्जी बनेगा, एनर्जी मास बन रहा होगा, तो मास भी इनफाइनाइट, एनर्जी भी इनफाइनाइट, और वो पार्टिकल एक वक्त के अंदर एनर्जी बन के सब जगह प्रेजेंट रह सकता है। इस बात पे हम कहते हैं टाइम ट्रैवलिंग में कि आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में से किसी जगह भी पॉसिबल हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। क्यों? जब आप एनर्जी हैं, लाइट जब, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग हुआ था ना, जब से ट्रैवल कर रही है, अभी तक लाइट स्पेस के आखिरी कोने तक नहीं पहुंची है। तो लाइट तो पास्ट में निकली हुई थी ना, जिनके लिए वो अभी पहुंचेगी तो वो उनका फ्यूचर हो गया। तो वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही हो गया ना जिनके लिए। जिनके पास अभी लाइट पहुंच रही है हमारे लिए प्रेजेंट है, जिनके पास अभी पहुंचेगी यही टाइम उनके लिए फ्यूचर हो गया। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बेसिकली एक ही लाइन है जिसपे हम स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर में जब एनर्जी बच जाए तो हम किसी भी टाइम कहीं भी पॉसिबल हो सकते, प्रेजेंट हो सकते हैं, पॉसिबली प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से चले जाएं। स्क्वायर से E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, यही डेफिनेशन है। मास एनर्जी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम। हमसे कहा गया कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। कांस्टेंट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट का। जब कोई इस स्पीड पर आ जाएगा ना, या इसके आसपास भी आ जाएगा, तब उसका मास एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आइडियल कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट पे भी यही होना है, लेकिन आइडियल प्रैक्टिकली c स्क्वायर के आसपास है। चले भाई वापस, रिलेटिविटी अच्छी चीज है, लेकिन चले 33 का आंसर दीजिएगा। 33 का आंसर दीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट, फातिमा
An object at rest has a mass of m. If it moves at a velocity v comparable to speed of light c, its relativistic mass will be. मास डायलेट कब से हो रहा है? मतलब बात तुम्हारी सही है, आंसर तुमने सही है, मास डायलेट नहीं होता. एन ऑब्जेक्ट हैज अ रेस्ट मास m, ठीक है. अगर वो v स्पीड से मूव कर रहा है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ c, उसका मास हमेशा एक्चुअल मास से कम ही दिख रहा होगा आपको, तो लेस देन m. ठीक है, जो तुमने डायलेट वाली बात बोली थी सही है ना, स्लो हो रहा है ना, कम हो रहा है, लेकिन वो डायलेट का वर्ड सही नहीं है. 34 जी प्लीज 34 बताइएगा. सॉरी 33 सी हाँ सॉरी. Which of the following statement is a direct consequence of Einstein mass energy equivalence? Please. C. 34 में आप लोग कह रहे हैं सी, न्यूक्लियर रिएक्शन रिलीजेस एनर्जी, बिल्कुल ऐसी है. और इसका फॉर्मूला क्या है? mc². चले भाई अगला. अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए रेस्ट मास, भाई ये फिर से वही आ गया. क्या कह रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी और उसकी रेस्ट मास एनर्जी बराबर हो जाए तो टोटल एनर्जी ट्वाइस हो जाएगी, फिर वही m इज इक्वल टू 2m0 हो जाएगा. आंसर आपके पास यही रहेगा. क्या हुआ? कल आ रहा है ना, कल आ रहा है ना HSC प्री मेडिकल पार्ट 2 कल आ रहा है सर 5 बजे. जी जी सर. फिर तो इसका मतलब तुम लोगों को 8 बजे मिलेगा. टेंशन क्या है? इंशाल्लाह अच्छा होगा. इंशाल्लाह आप लोग सब मिठाई के साथ घूम रहे होंगे, और फिर 16 अगस्त के बाद भी. क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो भाई अगला देखना. 36 लॉरेंट्स फैक्टर फॉर एन ऑब्जेक्ट एट 0.6 e. मैंने कुछ वैल्यूज बताई थी. 0.6 0.8 पे क्या होगा? गैमा की वैल्यू अगर 0.8 वो 0.6 e या वो दिया हुआ v की वैल्यू तो 1 से ग्रेटर होगा, तो कितना होना चाहिए? 1.25. खैर कैलकुलेट कर लें आप लोग प्लीज. लॉरेंट्स फैक्टर फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग. लॉरेंट्स फैक्टर आपको निकालना है. गैमा का फॉर्मूला लगा दें, √1 माइनस v² अपॉन c². 1 माइनस क्या हो जाएगा? 0.6 दिया हुआ है ना, c से c कैंसिल, 0.36. 1 माइनस, तो ये कितना हो गया? इसको आप जब रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास. ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा. सॉरी 1 माइनस 0.36 कितना हो गया? 0. और ये तकरीबन 0.8, और इसको सॉल्व कर लिएगा. और लॉरेंट्स फैक्टर है तो हमेशा आपको डिवाइड में क्या मिले, ऊपर क्या मिल रहा होगा? 1. तो इसको 1 से डिवाइड करके आप इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? 1.25. नेक्स्ट 37 देखिएगा भाई, बस ये आज आखिरी टाइम करा रहा हूँ भाई, देख लो. 37, इसके बाद आपने इसके बाकी खुद करने, 40 हो जाएंगे इंशाल्लाह. एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट, इट्स रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी. जी जनाब, अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई, एक ऑब्जेक्ट ने स्पीड ऑफ लाइट की तरफ वो चला गया तो उसकी एनर्जी इनफाइनाइट. क्यों? क्योंकि अब उसका जितना भी मास है वो भी एनर्जी बनना शुरू हो गया होगा, तो अब एनर्जी कैलकुलेट नहीं हो सकती. करेक्ट इक्वेशन 38. करेक्ट इक्वेशन लॉरेंट्स फैक्टर के साथ भी सही है, और आपने पढ़ा है कि टोटल एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये भी सही है, तो इसलिए बोथ बी एंड सी. 39 आप लोगों के लिए हाइपोथेटिकल सिनेरियो, यानी प्रैक्टिकली बात नहीं हो रही. एक पार्टिकल ऑब्जर्व मूविंग फास्टर देन लाइट इन फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस
what peculiar characteristic would this particle possess? उसके लिए टाइम कैसा होना चाहिए? अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज है, रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है? उसके लिए टाइम स्लो होकर पीछे की तरफ मूव होना शुरू हो रहा होगा। अच्छा, पहला क्यों नहीं हो सकता? जरूरी नहीं है मास जीरो हो जाए, हाइपोथेटिकल है ना। रेस्ट मास वुड बी इमेजनरी, नहीं, मास थोड़ी चेंज होना है। इट वुड लूज एनर्जी, तो अगर एनर्जी लूज करेगा तो मास बढ़ना चाहिए। चले भाई 40th कर ले जरा, क्या फॉर्मूला है? ये आप लोगों का है, प्लीज इसको सारे मिलके सॉल्व कर लें। शाबाश, तेजी से। तो आज सारे जानामाज़ों पे परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा आ रहा है यार, क्या हुआ? अभी मैट्रिक का रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिया है इन लोगों ने। जरूरी नहीं है मैट्रिक का हमेशा अच्छा था। इसका आंसर 60 है। 1 माइनस 0.64 दिस, इसका आंसर क्या है? 60। चले भाई अगला। अच्छा, ये सारे न्यूमेरिकल बेस छोड़ देता हूं मैं अभी आप लोगों के लिए, इधर आ जाए। 47 न्यूमेरिकल बेस्ड आप लोग कर सकते हैं। 47 द प्राइमरी चैलेंज possessed या posed by mass increase in relativistic space travel, क्या होगा? अगर स्पेस ट्रेवलिंग करनी है आपको, तो वो जो मास है वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? एनर्जी। और आपको अब उस मास को कहीं भी ले जाने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जो आप नहीं दे सकते। तो एक्सपोनेंशियली ग्रेटर एनर्जी नीडेड फॉर एक्सेलरेशन, यानी जब आप किसी रॉकेट को आप स्पेस में भेजते हो और उसे आगे मूव करवाना है, तो क्योंकि स्पेस में आगे मूव करना मुश्किल काम है, तो अब आपने उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी है जिससे वो आगे मूव कर सके, एक्सेलरेट हो सके। तो मुझे एक चीज़ तो ये बता दो, रॉकेट के अंदर फ्यूल क्या यूज हो रहा होता है? पेट्रोल, कैरोसिन। रॉकेट में अगर कैरोसिन यूज हो रहा है, तो अगर मुझे उसको लेट से नेपट्यून पे भेजना है, बीच में खत्म हो जाएगा, कहाँ से फिल होगा? मार्स में हो जाएगा। अरे जबरदस्त। तो अभी जो जा रहे हैं अभी तो नहीं है ना, अभी की बात कर लेते हैं ना। रॉकेट का फ्यूल इंजन कैसे काम कर रहा है, कौन से फ्यूल पे काम कर रहे हैं? इतनी ज्यादा उसको हाई पावर चाहिए, हाई एनर्जी। आपने देखा है ना, जब वो लॉन्च होता है तो अच्छी खासी उससे आग निकलती है और बाहर जाके ऑक्सीजन नहीं है। कंबशन कैसे होगी अगर पेट्रोल डाला? सोलर प्लेटें लगा के बेचते हैं। नहीं, शुगर मना कर दिया। फिर सोलर से इंजन अगर इतना अच्छा चल रहा होता तो सारी गाड़ियों में लगा के हमको घुमा लेते। सोलर से इंजन में अगर इतनी अच्छी चल रही होती कहानी, तो फिर पेट्रोल की ज़रूरत क्या है? सूरज सबके ऊपर सर पे पड़ तो रहा है, बस क्या होता है थोड़ी सी बारिशों में गाड़ी स्लो चलती। किसी को नहीं पता। हाँ कुलसुम, आप लोगों ने ये बात पढ़ी है, आप लोगों ने पढ़ा है, रॉकेट्स के अंदर कोई फ्यूल सिस्टम इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन फ्यूल गैसेस, हाइड्रोजन सेल्स, जिसमें हाइड्रोजन ब्रेक हो रही होती है, इग्नाइट हो रही होती है। केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने? क्या चीज? कौन बोला? हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन याद है? ड्यूट्रियम प्लस ट्राइट्रियम कन्वर्टेड इनटू हीलियम प्लस अ लॉट ऑफ एनर्जी, दिस इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इस्तेमाल होता है रॉकेट, क्योंकि वो केमिकल इक्वेशन है, वो हो जाता है वहां पर और वो इतनी एनर्जी देता है कि वो खत्म नहीं होती। आपने पढ़ा था ना, फ्यूजन के अंदर आपको बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। कहाँ जा रही है वो? इसीलिए तो काम आ रही है।
सूरज सन की प्लेट्स लगा देते हैं। 48 व्हाट डू वाई डू वापस 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 वाई डू करंट सिस्टम स्ट्रगल विथ रिलेटिविस्टिक टाइम ट्रेवल। स्पेस ट्रेवल करने के लिए अभी करंट सिस्टम्स क्यों मसले करते हैं? जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसी से मिलते जुलता नीचे वाला होना चाहिए। आपने ऊपर बता दिया कि चैलेंज क्या है, नीचे वो आपसे पूछ रहा है मसला क्या है, तो जो चैलेंज है उसी के साथ आसपास मसला होना चाहिए, एनर्जी का ही कोई मसला होना चाहिए। कैन नॉट प्रोवाइड एनर्जी नीडेड फॉर इंक्रीजिंग मास। चले भाई, एक मूवी थी इंटरस्टेलर, उसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, पढ़िएगा और बताइएगा। क्या चीज? थोड़ी पढ़ लिख के देख लो बेटा। अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ टाइम डायलेशन फॉर इंट्रास्टेलर ट्रेवल इज। टाइम डायलेशन का कोई बेनिफिट है उसको? उसकी जो उम्र है वो बहुत स्लो गुजर रही होगी। अर्थ पे 20 साल, उसके अभी गुजरे 7 साल, यानी आप लोग 20 साल उससे बुढ़े हो चुके हैं, वो अभी आपसे 7 साल ही कंपैरेटिव हुआ है। तो एज का बड़ा अच्छा एक फैक्टर मिल जाता है उनको। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन प्राइमरीली अफेक्ट, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी लेंथ का छोटा होना। लेंथ का छोटा होना क्या चीज कम कर देगी आपके लिए? क्या ऑब्जर्वेशन, क्या परसेप्शन में कमी आएगी? अगर आप बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, तो आपके लिए जो रास्ते हैं वो छोटे ऑब्जर्व होंगे। आपको परसेप्शन क्या होगा, यार ये तो करीब है। जो आपको कहीं बाइक पे जाना है 1 किलोमीटर, और जो पैदल जाने वाला है उसके मुँह, पैदल जाने वाला बोलेगा बहुत दूर है, आप बोलोगे अरे ये तो रहा 1 किलोमीटर। तो जब आप तेज चलोगे तो आपका जो परसेप्शन है डिस्टेंस का वो कम हो जाएगा। 51 देखिएगा भाई। अच्छा, स्पेस टाइम क्वांटम क्या है? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? आपने स्पेस टाइम क्वांटम पढ़ा है, मुझे कोई ये नहीं कहा अट्रैक्टिव फोर्स। स्पेस टाइम कंटिन्यूम के मुताबिक व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाई ऑल प्लैनेट्स आर बेंडिंग टुवर्ड्स सन? आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो व्हाट इज दैट फोर्स? बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम फैब्रिक। एग्जाम्पल के तौर पे 4 लोग एक चादर को पकड़े और उसमें एक बीच में ना बड़ी सी बॉल लग गई। अब जब वो बॉल भारी होगी तो वो जो चादर थी ना, जब आपने चारों साइड से उसको स्ट्रेच करा, वो स्पेस है। जब आपने उसमें एक भारी सा मास डाला तो वो बीच में से नीचे हो जाएगी, दैट इज सन। तो उसने क्या करा, वो जो स्पेस टाइम कंटिन्यूम था, स्पेस टाइम का फैब्रिक था, उसे बेंड कर दिया। अब मैं उसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट रोल होता हुआ फेंकूंगा, एक वक्त आएगा वो हमेशा कहाँ चला जाएगा? सन, उस बॉल के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? यानी फर्ज करें पहले आपके पास एक चादर थी जिसको 4 साइड से आपने स्ट्रेच करा हुआ है, दैट इज स्पेस टाइम फैब्रिक। अब क्या हुआ, इसी चादर के बीच में जब सन आ गया, कोई भारी मास आ गया, तो ये चादर थोड़ी सी लटक जाएगी। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने कोई ऑब्जेक्ट को उसमें फेंका, तो वो क्या होगा, वो ऐसे रोल करना शुरू कर देगा, उस करीब जाना शुरू हो जाएगा जो चीज नीचे हुई है। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास कोई एज सच फोर्स नहीं है, वो बेंडिंग है। एक भारी मास की वजह से बेंडिंग है स्पेस टाइम फैब्रिक की। मतलब फर्ज करो एक रोड है, सीधा जाते जाते वो थोड़ा सा कर्व हो गया। अब वो कर्व किसी वजह से भी हुआ, तो अब अगर कोई भी चीज जाएगी वो ऑटोमेटिकली उसी को फॉलो करेगी। हम उसको कहते हैं ग्रेविटी है, सन खींच रहा है। वो बेसिकली सन के मास की वजह से जगह ही ऐसी है कि उसको चलना ही ऐसे पड़ता है घूमकर। तो दैट इज स्पेस टाइम कंटिन्यूम या स्पेस टाइम क्वांटम। क्या चीज? द बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम फैब्रिक ड्यू टू द हैवी मास ऑफ सन और एनी अदर प्लैनेट इज कॉल्ड स्पेस टाइम कंटिन्यूम। चले भाई 51, which is the challenge posed by time dilation in context of space travel? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है टाइम डायलेशन का
अगर आप स्पेस में ट्रेवल कर रहे होंगे, आपकी जो घड़ी होगी वो किसके हिसाब से सेट होगी? अर्थ के। अब आप एक जगह गए, आपने उसके हिसाब से घड़ी सेट कर ली कि यार अब इसको स्लो चलना है, पर उसकी सेकंड वाली सुई तो अर्थ के हिसाब से सेट है ना, तो आपका जो टाइम है वो आपको हमेशा सिंक्रोनाइज मिलेगा ही नहीं। जैसे जैसे ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही होगी, टाइम स्लो होता रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा, और जब वो बढ़ता रहेगा, डायलेट होता रहेगा, तो आपकी सिंक्रोनाइजेशन कभी भी अचीव नहीं होगी। चलो भाई, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब दो चीज़ों का एक साथ चलना, एक ही सीरीज में चलना। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, एक मुश्किल चैप्टर है,